नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला वे और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। हरियाणा चुनाव की तैयारियां अब जोर पकड़ने लगी है। पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से चुनावी मोड में रहने को कह दिया है और अब पार्टियां एक दूसरे को रैलियों और अभियानों के माध्यम से आरोप प्रत्यारोपों का जवाब दे रही हैं। एक तरफ तो सरकार ने विकास की सौगातों का पिटारा प्रदेश की जनता के लिए खोला है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां सरकार के कामों में कमियां निकालते हुए लोगों को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही हैं। सरकार के विकास के पिटारे में से आज फतेहाबाद के लिए सौगातें निकली। सीएम नायब सिंह सैनी ने वहां पर पहुंचकर फतेहाबाद विधानसभा के विकास के लिए 10 करोड़ देने की घोषणा की। साथ ही जिले के लिए 225 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया। वहीं आपको बता दें कि गांव बड़ोपल में वन्य जीव पशु उपचार केंद्र बनने की घोषणा की। बिजली व्यवस्था दुरुस्त करना, गलियों से गुजर रही बिजली की तारों को हटाए जाने की घोषणा, ट्रांसफार्मर लगवाने की घोषणा समेत कई घोषणाएं इसमें शामिल थी, जिसमें फतेहाबाद की मिनी बाईपास को दुरुस्त करना भी इसमें शामिल था। दरअसल बीजेपी चुनाव के मद्देनजर प्रगति रैली प्रदेश भर में चला रही है, जिसके जरिए सभी 90 विधानसभाओं में बीजेपी के नेता पहुंचेंगे और अपनी सरकार के कामों को लोगों तक पहुंचाएंगे। और इसी कड़ी में फतेहाबाद में भी प्रगति रैली निकाली गई और सीएम सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी इसमें शामिल हुए। और इस दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर निशाना साधने का काम भी किया गया और कहा गया कि हिसाब मांगने वाले अपने गिरेबान में पहले झांके। मैं ये बताना चाहता हूं कि आज इस फतेहाबाद की सरदारी के बीच में जो लोग हमारा हिसाब मांगने के लिए वो घूम रहे हैं, जिनके बही खाते खराब हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार को जन्म दिया, जिन्होंने भाई भतीजावाद को जन्म दिया और भाइयों लोगों को उनकी हालात के ऊपर छोड़ने का काम किया है। मुझे खुशी है कि मैं आज इस जिला के विकास कार्यों के जो काम चल रहे हैं और जो काम हुए हैं उनकी चर्चा आप लोगों के बीच में करूंगा। मैं उन लोगों को भी, कांग्रेस के लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूं, वो भी अपने 10 वर्ष के कार्यकाल का जनता को हिसाब देने का काम करे कि हमारी 10 वर्ष के कार्यकाल में क्या क्या काम हुए हैं। मैं भी फतेहाबाद जिला के यहां विधानसभा के अंदर आया हूं, मैं भी पूरा हिसाब लेकर के आया हूं। मैं ये बताना चाहता हूं, तो चुनाव होने हैं 2 से 3 महीनों बाद, लेकिन उससे पहले पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं और रैलियों और अभियानों के जरिए एक दूसरे की पार्टियों को जवाब दे रही है। एक तरफ प्रदेश भर में कांग्रेस जो है हरियाणा में हिसाब मांगे यात्रा चला रही है और इस अभियान के जरिए, इस पदयात्रा के जरिए सरकार पर तमाम सारे सवाल दाग रही है। लेकिन अब जवाबी कार्रवाई में बीजेपी वाले भी जो है अलग अलग रैलियां चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। एक तरफ जो है निकाय प्रतिनिधि सम्मेलन करके निकाय के प्रतिनिधियों को यहां पर चुनाव के लिए तैयार करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है प्रगति रैली चला करके सरकार के कामों को भी लोगों को बताया जा रहा है, लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है और साथ ही साथ कांग्रेस को भी जवाब दिया जा रहा है जो सवाल वो कर रही है। हालांकि आज भी फतेहाबाद में प्रगति रैली निकाली गई, जहां पर विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आए। 225 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन उन्होंने किया और साथ ही कांग्रेस को करारा जवाब देते हुए भी यहां पर नजर आए। उन्होंने कहा कि हम लगातार प्रगति कर रहे हैं, प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, विकास की सौगातें दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को विकास का काम दिखता ही नहीं है। इस तरीके के आरोप भी उन्होंने लगाए और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अपने राज का पहले हिसाब दें, खुद के गिरेबान में झांके, तब जाकर के बीजेपी के कार्यों पर सवाल उठाए। हालांकि आने वाले समय में जनता किस पर विश्वास करेगी, वो किसके अभियानों पर यकीन करती है, किसके कामों पर यकीन करती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन तैयारियों की बात कहें और चुनावी घोषणाओं की बात कहें, चाहे चुनावी दावों की बात कहें, वो हर एक पार्टी अपनी तरफ से लगातार कर रही है। उधर क्षेत्रीय पार्टियां गठबंधन करने में लगी हुई हैं, बीएसपी और इनेलो ने गठबंधन कर लिया है। उनका अपना एक विश्वास है, उनका कहना है कि इस बार जो है एक विकल्प के रूप में उभर करके ये क्षेत्रीय गठबंधन आएगा। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस इस गठबंधन को नकारते हुए उनका कहना है कि ये कोई भी मायने उनके सामने नहीं रखती हैं। लेकिन
और दूसरी तरफ जो है अपने अपने स्तर से अपने अपने अभियान दोनों पार्टियां चला रही हैं। लोकसभा चुनाव जब से हुए तब से एक अलग ही उत्साह कांग्रेस के अंदर नजर आ रहा है और लगातार वो ये कह रहे हैं कि इस बार तो कांग्रेस की सरकार आने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो भी लगातार अपने सम्मेलनों में अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और लगातार जो है केंद्र के नेता भी हरियाणा पहुंच रहे हैं। लगातार सम्मेलनों में, बैठकों में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने का काम कर रहे हैं, यानी लगातार उनका मोटिवेशन कर रहे हैं। लेकिन अब जो है एक प्रगति रैली चलाई गई है बीजेपी के द्वारा, जो आज फतेहाबाद में की गई। और फतेहाबाद में जब ये रैली चली तो वहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बडौली, इसके साथ ही अशोक तंवर और तमाम सारे नेता, सुभाष बराला समेत कई सारे नेता यहां पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने भी कार्यकर्ताओं को यहां पर संबोधित करने का काम किया, साथ ही क्षेत्र की जनता को संबोधित करने का काम किया। यहां तक कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यहां पर जो भीड़ इकट्ठा है यही संकेत है कि एक बार फिर से प्रदेश की जो जनता है वो बीजेपी की सरकार चाहती है। उधर बीजेपी का भी हर एक नेता यही बात कहना चाह रहा है कि एक बार फिर से नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का हौसला कहता है कि इस बार कांग्रेस आने वाली है। लेकिन कौन पार्टी क्या कहती है, इससे ज्यादा मायने ये रखता है कि प्रदेश की जनता क्या चाहती है, प्रदेश की जनता किस पार्टी पर यकीन रखती है, प्रदेश की जनता किसको सुनना चाहती है और किसके वादों और दावों पर यकीन करती है। हालांकि इस बीच बैठकें भी लगातार हो रही हैं, केंद्रीय नेतृत्व भी बैठकें कर रहा है और कांग्रेस की तरफ से भी जो है आलाकमान लगातार बैठक कर रहे हैं। हरियाणा से कांग्रेस के नेता भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, वहां पर भी बैठकें हो रही हैं। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर आज भी हम चर्चा करने वाले हैं और मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। वैशाली तोमर जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सुखविंदर जैलदार जी प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अनुसूरा जी प्रवक्ता इनेलो थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल सुखविंदर जी आपसे लेना चाहूंगी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी मैम। सुखविंदर जी बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। देखिए, आप एक यात्रा चला रहे हैं, हमको हिसाब चाहिए, अपने 10 सालों का हिसाब दो, लेकिन जवाबी कार्रवाई बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। आज फतेहाबाद पहुंचे, प्रगति रैली उन्होंने चलाई और उन्होंने 225 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात तो दी ही दी और साथ ही अपने काम भी गिनाए। उन्होंने कहा है कि हम यहां पर अस्पताल तैयार कर रहे हैं, बस अड्डे बना रहे हैं, तमाम सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं, लेकिन शायद आपको विकास देखना ही नहीं आता। आप जानते ही नहीं है कि सरकार कैसे काम कर रही है, वो काम आप देखना ही नहीं चाहते हैं। क्या है, बीजेपी सरकार ने विकास किए होते तो बीजेपी सरकार को सीएम बदलने की जरूरत नहीं थी। बीजेपी सरकार ने मात्र जब इलेक्शन के अंदर 6 महीने रहे तो बीजेपी सरकार ने मुख्यमंत्री बदल के एक प्रदेश को ये गति देने की, प्रदेश को ये बताने की कोशिश की कि जो हमारा मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर था वो उसको पब्लिक नकार चुकी है, इसलिए उन्होंने एक नया चेहरा जो नायब सैनी जी को लेके आए वो सामने। लेकिन चाहे एक बार बदले या 10 बार बदले, होने आने वाला कुछ नहीं। आज देखिए पब्लिक किस तरीके से परेशान है। आज इनके विकास अगर गिनाए जाए तो इनका मतलब जो ये विकास कहते हैं नए, इनका ये विनाश है इस प्रदेश के लिए। आज प्रदेश के युवाओं को नौकरियों में 2 लाख नौकरियां हमारे यहाँ पे पेंडिंग पड़ी हैं, जो युवाओं को नौकरियां चाहिए थी। इन्होंने वो नौकरी जो अभी तक देनी चाहिए थी वो नहीं दी, खाली पड़े हैं जो 2 लाख पद। और भी देखिए प्रदेश के अंदर इन्होंने किया क्या, किसानों के साथ इन्होंने बॉर्डर सील कर दिया। लेकिन सुखविंदर जी आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा, लेकिन यहाँ पर मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है। आपने कहा कि मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, हालांकि ये बात कई सारे कांग्रेस के नेता पहले भी कह चुके हैं, लेकिन आपने ये भी तो देखना चाहिए ना कि जिसको मुख्यमंत्री के तौर पर बदला गया है उससे केंद्र में एक बड़ी जिम्मेदारी भी तो दी गई है। अगर किनारा ही करना होता तो फिर केंद्र जिम्मेदारी न दी जाती। मैं कह रहा हूँ ज्योति जी, क्या है कि इन्होंने खट्टर जी को बदला। खट्टर जी के पास जब इनको पता लगा कि सत्ता हाथ से निकल चुकी है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, नायब सैनी जी को लेकर आए। वही नायब सैनी जी जो जिनकी पत्नी मात्र 4-5वें नंबर पे रही इसके जिला परिषद के चुनाव में, अभी लोकसभा के चुनाव हुए जो अपने खुद के गांव से हार गए। तो ये इनकी कारगुजारी, अगर इन्होंने काम बढ़िया किए होते तो मुख्यमंत्री अपने गांव से हार जाए, मुख्यमंत्री तो अपने एरिया से नहीं, अपनी लोकसभा विधानसभा से नहीं हारते। तो इनका तो मुख्यमंत्री अपने गांव से हार गया। बीजेपी सरकार के पास करने के लिए कुछ नहीं है। आज ये जो चुनावी ढिंढोरा है, आज चुनावी पिटारा है जो दे रहे हैं, पब्लिक को खोल रहे हैं। सभी को पता है कि
चुनावी रेवड़ियां बन रही है, मिलने की कुछ नहीं, ये खाली जुमलेबाजी है। जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हम देंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल की देखे, लेकिन अभी तक 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां बनती थी। इन्होंने उल्टा लोगों से 2 करोड़ नौकरियां छीन ली। अभी करने कराने के लिए इन्होंने किया क्या? और जो देखिए हमारी क्या है कि आपको सभी को पता है, जब हमारी इस बार 5 सीट आई, हमारी सीट और भी आ जाती अगर हम थोड़ा सा उस पर और जोर लगाते, थोड़ा सा टाइम अगर लेट होता चुनाव तो, और पब्लिक डे बाई डे हर रोज पब्लिक बीजेपी लेकिन को वो तो कहते हैं आप कर रही थी। टिकटों के बंटवारे में गड़बड़ कर गए, आपने टिकटों के बंटवारे में जो है भेदभाव किया, टिकटों का बंटवारा जानबूझकर पहले से मैच फिक्सिंग थी इसलिए। सीटें जो हमारी हाईकमांड ने तय की वो सीटें उसके हिसाब से सभी ने इलेक्शन लड़ा। आप देखिए हमारी इस बार हम विधानसभा के अंदर कम से कम 85 सीट लेके सरकार बनाएंगे। बीजेपी के पास करने कराने के लिए कुछ नहीं, हमारे सामने बीजेपी मात्र 1 या 2 सीट पे आएगी। जो बीजेपी की स्थिति पहले थी 2014 से, वही स्थिति पे बीजेपी आज आ गई है। बीजेपी को मात्र 1 या 2 सीट कहीं से मिलने वाली है, बाकी 1-2 सीट अन्य को चली जाएगी। इनके पास करने के लिए कुछ नहीं। आज उत्साह है, लोग कांग्रेस कर रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर। आज शहरों में भी कांग्रेस है, गांव में भी कांग्रेस है। और जिस तरीके से इन्होंने किसानों को परेशान किया, जिस तरीके से इन्होंने गरीब वर्ग को परेशान किया, मजदूर को, इन्होंने किया क्या? हर व्यक्ति जो एक सरकार के अंदर आस लगाए बैठा था, इन्होंने उसको देने का सिर्फ लालच के अंदर लोगों ने इनको वोट पाई और इन्होंने उनको ठेका दिखाया, उनको दिया दुआया कुछ नहीं। 5 किलो अनाज देके ये लोगों को खरीदना चाहते हैं, 5 किलो अनाज में लोग बिकने वाले नहीं। आज पब्लिक समझ चुकी है कि हमारा हक क्या है, पब्लिक अपना हक मांग रही है और ये पब्लिक के जो लेकिन सुखविंदर जी, मैं आगे बढ़ूं लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण सवाल मेरा आप ही से है। देखिए आप लोग ये कहते हैं कोई भी घोषणा अगर कर दी जाती है, कोई भी विकास की परियोजनाओं की सौगात अगर दी जाती है तो आप उसको चुनावी पिटारा कह देते हैं और आप ही के नेता सवाल उठाते हैं कि बजट में हरियाणा के लिए कुछ नहीं है, और अगर उसी बजट में हरियाणा को कुछ मिलता तो फिर आप उसको चुनावी घोषणा कह देते। तो ये विरोधाभास क्यों कांग्रेस के बयानों में हमेशा दिखता है? देखिए सरकार ने हरियाणा को तो कुछ दिया ही नहीं। ये जो बजट रहा अन्य प्रदेशों का रहा, हरियाणा का और जो प्रदेश के अलग अलग जिलों को दिया जा रहा है उसको फिर चुनावी घोषणाएं क्यों कह रहे हैं आप? देखिए सभी लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि हरियाणा को बहुत कुछ मिलेगा, जैसे हरियाणा लेकिन चुनाव के समय भी लोगों को कुछ नहीं दिया। चुनाव के समय भी हरियाणा खाली हाथ रह गया। अभी आने वाला कल जो है, आने वाला कल प्रदेश की जनता कांग्रेस की सरकार का बड़े शिद्दत से वेट कर रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है तभी इनको। देखिए अभी जो बीजेपी सरकार है घोटाले जो कर रही है उनको समेटने का कार्य है, पैसा इकट्ठे करने का कार्य कर रही है। इनको इनकी सीआईडी रिपोर्टें बता दी है कि आप लोग चाह रहे हैं, आप लोगों के पास आने वाला कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, मैं आगे आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन वैशाली जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर। वैशाली जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी वैशाली जी देखिए, हाँ जी बिल्कुल प्रॉपर आ रही है आपकी आवाज। देखिए आप प्रगति रैली के माध्यम से क्या इनको जवाब देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि कुछ नहीं किया। अब उधर 225 करोड़ की सौगात देते हैं मुख्यमंत्री जी आज, जिसको चुनावी घोषणा कहते हैं। उस पर मैंने जब काउंटर क्वेश्चन किया कि अगर बजट में स्पेशल पैकेज नहीं दिया गया तो उस पर भी आपने सवाल उठाया, दिया जाता तो आप उसको चुनावी घोषणा कहते। लेकिन आप मुझे मेनली ये बताइए कि क्या जो आपकी प्रगति रैली है वो इनके हरियाणा मांगे जवाब यात्रा को जवाब वाकई में दे पा रही है, नहीं दे पा रही है? देखिए नमस्कार, सबसे पहले तो आपको और जनता को, मेरे साथी प्रवक्ता भाई बहनों को सादर नमस्कार जी। हमारी जो प्रगति रैली है वो ना ही तो ये दिखाने के लिए है कि हमने क्या किया है या क्या नहीं किया है, ना ही कांग्रेस और अन्य पार्टियों को हम ये बताना जरूरी समझेंगे कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, क्योंकि जो कर रहे हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। इनका आरोप है हमने कुछ नहीं किया है। ये आरोप मैं सही मान सकती हूँ कि हाँ, हमने इनके राव जो इनके दानवीर जी हैं जिन्होंने 142 करोड़ रुपए कैश निकले हैं और अन्य 32 से ज्यादा जाने कितनी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो प्रवर्तन निदेशालय के ने बताई हैं, ईडी के छापे पड़े हैं और मशीनें भी वो पैसों को गिनते गिनते थक गई हैं, वो काम बीजेपी ने नहीं किया है। और आप देखते ही हैं कि हर जगह जहां जहां भी ईडी इनके विधायकों पर, इनके सांसदों, इनके मंत्रियों पर कहीं भी छापे मारती है तो कितने करोड़ों की संपत्ति मिल जाती है, तो वो बीजेपी ने नहीं किया है।
रही बात काम करने की और सौगातें देने की और बजट में प्रावधान करने की, जनता को जहां जरूरत है और सही मायने में जहां चीजें जानी चाहिए, जहां जनता को सुरक्षा की आवश्यकता है, जहां जनता को शिक्षा की आवश्यकता है, जहां भोजन की, जहां स्वास्थ्य की जो जरूरतें जनता की है और जिस जनता को पहुंचनी चाहिए, वो सही मायने में अब आकर बीजेपी सरकार में पहुंच रही है। नहीं तो इनके राज में, जैसा कि ये बोल रहे हैं कि ये सिर्फ खाली पुलाव बनाते हैं और इस तरह की योजनाएं निकालते हैं जो सिर्फ कागजों में होती है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार में हुआ करती थी। बीजेपी सरकार में कोई भी योजना ऐसी नहीं है कि वो कागजों पर उतरी हो और जमीनी तौर पर ना ही जनता तक पहुंची हो। इन्हें कान खोल के सुन भी लेना चाहिए और देख भी लेना चाहिए कि जनता के हित के लिए कितने कार्य हो चुके हैं और आगे आने वाली सरकार में कितने कार्य होंगे। जो नायाब सैनी सरकार है उसमें आप देख ही रहे हैं कि जनता कितनी उत्साहित है। इतने वर्षों के बाद हरियाणा को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो सीधा सीधा उनको कनेक्ट करता है और उनके समाज से आता है। और रही बात, इन्होंने मनोहर लाल जी पर आरोप लगाए कि मनोहर लाल जी को उनके गांव में घुसने नहीं दिया गया, वो हार गए। वो कौन सी विधानसभा से हार गए? वो एक ऐसे मुख्यमंत्री है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ऐसा मुख्यमंत्री मिलना बहुत मुश्किल की बात होती है कि जिसने आज तक आपने देखे होंगे अन्य कई मुख्यमंत्री, जितने भी मुख्यमंत्री आपकी सरकार में है उनके पास देखिए कि कितने उन पर आरोप लगे हैं और कितने केस उन पर लगे हुए हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है। हमारे माननीय मनोहर लाल जी के पास कोई 1 रुपये का आरोप नहीं लगा सकता उन पर। उन्होंने अपना जो घर, उनका जो पैदाइशी उनका घर था, वो भी उन्होंने जनता की सेवा के लिए दान कर दिया है। उसमें भी उन्होंने पुस्तकालय बनाया है। तो और क्या, एक सबसे जरूरी अगर काबिलियत की बात की जाए तो वो ईमानदारी होती है, जो सारे अवगुणों से ऊपर, सारे गुणों से ऊपर हो जाती है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी पहले भी ईमानदार थे और आज भी ईमानदार हैं। मोदी जी ने जितने भी मुख्यमंत्रियों को चुना है वो सब के सब जनता के हित की बात करते हैं। जनता ही उनका परिवार है। इनके मुख्यमंत्री की तरह नहीं है कि उन्हें सिर्फ अपने बेटे को उनके बाद विरासत चलानी है, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और जनता के पैसे को लूटकर सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरना है। ऐसा हमारे बीजेपी में कोई एक भी नेता आपको मिलने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, लौटूंगे आपके पास। अनु सुरा जी भी हमारे साथ बनी हुई है। अनु जी, मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। मेरी आवाज अनु जी आप तक पहुंच पा रही है? जी चलिए ठीक है, दोबारा जुड़ेंगे। कुछ गड़बड़ी आपकी आवाज में है, तकनीकी खामी, उसको दूर करेंगे। सुखविंदर जी, लौट के आप ही के पास आना चाहूंगी। आवाज पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, अनु जी से एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करते हैं। अनु जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी ज्योति जी, आपकी आवाज आ रही है? ठीक है अनु जी, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, सरकार अगर कोई घोषणा करती है तो इससे विपक्ष परेशान क्यों होता है, ये मेरा सवाल है। क्योंकि आप भी एक समय में विपक्ष में थे और अभी भी जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो विपक्षी माना जाएगा आपको भी। देखिए, सरकार घोषणा करती है तो ये कहा जाता है आपके तरीके से, या फिर जितनी भी विपक्षी पार्टी है वो कहती है कि चुनावी घोषणा है, और जब बजट में कोई स्पेशल पैकेज नहीं दिया जाता तब आप लोग कहते हैं कि नहीं दिया गया। तो ये विरोधाभास क्यों होता है? जी ज्योति जी, सबसे पहले तो आपको, सभी प्रवक्ताओं को और सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। आपने कहा कि जब बजट आता है तो विपक्ष विरोध करता है कि बजट अच्छा नहीं है, और जब चुनावी घोषणाएं की जाती है तब भी विरोध किया जाता है कि लास्ट में ये सब क्यों किया जाए। तो बजट आना अलग चीज होती है, बजट में जो बोला गया है वो इम्प्लीमेंट होना अलग बात होती है। जो मैं कहूंगी भाजपा सरकार ने बहुत घोषणाएं की हैं हर बजट में, चाहे वो स्मार्ट सिटी हो, मेक इन इंडिया हो, ऐसी ऐसी घोषणाएं की हैं जिनका आज कोई नामो निशान नहीं है। तो बजट के अंदर बोला क्या जाता है और इम्प्लीमेंट कितना होता है वो अलग इश्यू है। इसलिए कहा जाता है कि बजट की वैल्यू ही क्या रह जाती है जब सरकार इतनी जुमलेबाज हो। और जैसा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी अगर कोई घोषणाएं कर रहे हैं तो बिल्कुल उसका स्वागत होना चाहिए। हमारा कहना सिर्फ इतना ये है कि जब सरकार जाने वाली है, 2-3 महीने का समय बचा है, तब ये घोषणाएं क्यों की जा रही हैं? ये लगातार पिछले 10 साल से भाजपा का राज था। आज ये घोषणा, लेकिन अनु जी, अभी से तय कैसे हो जाएगी कि सरकार जाने वाली है? जी वो तो जनता बिल्कुल इंतजार कर रही है कि कब मौका आएगा भाजपा को हरियाणा से भगाने का। जिस तरह का माहौल है
हम भी रोज फील्ड में जाते हैं, देखते हैं। मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी, जो मेरी भाजपा की प्रवक्ता बहन है, उन्होंने कहा कि ईडी के छापे पड़ रहे हैं कांग्रेसी विधायकों पे और बहुत कुछ बरामद हो रहा है। तो मैं निवेदन करूंगी भाजपा से, भाजपा की प्रवक्ता बहन से, कि वो अपनी पार्टी को कहें कि हुड्डा साहब के जो कागज तैयार हैं वो कागज क्यों नहीं सरकाए जा रहे? क्या कोई सेटिंग है हुड्डा साहब के साथ कि कोई डील है कि थोड़ा सा दे देंगे तुमको टुकड़ा और तुम बस कांग्रेस का सत्यानाश करके रखो, और विपक्ष के नाम पे हम कांग्रेस चिल्लाएंगे, तुम भाजपा चिल्लाना, और ये फ्रेंडली मैच चलता रहेगा। अगर आप विधायकों के पे छापे मार सकते हैं ईडी के, तो हुड्डा साहब के कागजों को भी आगे सरकाइए। हर 5-6 महीने में हम देखते हैं कि एक खबर आ जाती है अखबार के अंदर कि हुड्डा साहब की फाइल खुलेगी, फाइल खुलने वाली है, तो वो खोल दो ना फाइल, इंतजार किस बात का है? फिर उन्होंने कहा कि हमारा सीएम ईमानदार है और हमारी पार्टी के अंदर सारे नेता ईमानदार हैं। तो मैं याद दिलाना चाहूंगी कि रिसेंटली इन्होंने नवीन जिंदल जी को सांसद बनाया है, वही नवीन जिंदल जिसको हमारे प्रधानमंत्री कोयला चोर कहते थे कि कोयले की दलाली में इनका मुंह काला है, इस तरह की भाषा प्रयोग करते थे, और आज वो उनके सांसद हैं, माननीय सांसद। तो ईमानदारी का तो हाल हम देख रहे हैं, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई हो जिसके ऊपर करोड़ों रुपए के आरोप थे घोटालों के, जैसे ही वो भाजपा में आए तो वो साफ हो गए। मैं पूरे देश का जिक्र नहीं करूंगी, मैं सिर्फ हरियाणा के नेताओं की बात कर रही हूँ कि किस तरह से भाजपा में शामिल होने के बाद भ्रष्टाचारी नेता ईमानदार हो जाते हैं। और इन्होंने कही कि खट्टर साहब ने अपना घर दे दिया। अरे गांव के अंदर एक प्रॉपर्टी आपने दे दी जिसकी वैल्यू क्या है क्या नहीं है, परिवार है नहीं, सरकारी इनकी पेंशनें बंद चुकी हैं, हेलीकॉप्टरों में सैर करते हैं, ये क्या करेंगे उस खंडर का? तो ये जो मैं कहूंगी प्रतीकात्मक राजनीति करते हैं ना, जनता सब समझती है कि खंडर दान करके आप क्या क्या ले चुके हो, वो भी जनता देख रही है। अनुज जी, एक चीज और बताइए यहाँ पर, ये जो लगातार रैलियां चल रही हैं, ये जो अभियान चल रहा है, इनका क्या असर होने वाला है? क्या लगता है आपको असर होगा, चाहे हरियाणा में हिसाब मांगे यात्रा हो, पद यात्रा हो, या फिर ये प्रगति रैली हो, इनका कुछ असर पड़ेगा? जी ज्योति जी, मैं यहाँ पे ज्यादा रूढ़ नहीं होंगी, चाहे वो भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, और चाहे इनेलो है, कोई भी पार्टी है इलेक्शन के नजदीक अपने प्रोग्राम्स चलाती है, चाहे वो भाजपा चला रही है, चाहे कांग्रेस चला रही है, चाहे पहले इनेलो ने पूरे हरियाणा में पैदल यात्रा चलाई थी, 6 महीने 4300 किलोमीटर पैदल चले थे। तो मैं सम्मान करती हूँ इस बात का कि हर एक पार्टी अपने प्रोग्राम्स चलाएगी, ये राजनीति का हिस्सा है, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगी। रिजल्ट क्या होगा वो जनता निर्धारित करेगी। अब मैं आना चाहूंगी कांग्रेस पे। अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ने कहा कि हम थोड़ा जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें हमारी 5 सीटें आई, और अगर हम थोड़ा जोर और लगाते तो और ज्यादा सीटें आती, तो और अब हमारी 85 सीट आएंगी विधानसभा में, तो लोकसभा में जोर क्यों नहीं लगाया? कोई कारण थे क्या, या आप मतलब खुद ही स्वीकार करते हो कि नहीं? उन्होंने ये भी कहा ना, उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव थोड़ा लेट होते तो भी हमारी सीटें आ जाती। ओके, मतलब होश में नहीं थी कांग्रेस की चुनाव आएंगे लोकसभा के। एक तरफ तो आप पूरे हिंदुस्तान में चिल्ला रहे हो कि हम संविधान बचाने निकले हैं, आपके हाईकमान पैदल यात्रा करते हैं, और आप ये कहते हो कि थोड़ा सा और जोर लगाते। क्या हुड्डा साहब की कोई सेटिंग थी कि ज्यादा जोर नहीं लगाना हरियाणा में? भाजपा के साथ कोई सेटिंग थी शायद, जिस तरीके की भाषा मेरे प्रवक्ता भाई ने बोली है। फिर इन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस चिल्ला रहे हैं। साहब, मैं आपको बहुत स्पष्टता से बता दूं, कुछ बिकाऊ यूट्यूबर हैं, जिस तरीके से आप कहते हैं गोदी मीडिया, उसी तरह से मैं यहाँ दोबारा से, मैंने पहले भी डिबेट्स में कहा है, जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड से करोड़ रुपए चंदा लेके और नेशनल मीडिया को खरीदने का काम भाजपा ने किया है, उसी तरह से 1500 करोड़ से भी ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड कांग्रेस ने भी लिए हैं, और उस पैसे से कुछ यूट्यूबर्स बिठा के और कांग्रेस चिल्लाने से कांग्रेस का माहौल नहीं बनने वाला है। यहाँ पे मैं आपको बहुत स्पष्टता से बताना चाहूंगी कि कांग्रेस चिल्लाती है कि भाजपा ने किसानों को मार दिया, बिल्कुल मार दिया, लेकिन आपने क्या किया किसानों के लिए? किसान संगठन तो अभी भी मीटिंग्स कर रहे हैं लगातार और कह रहे हैं कि हमने भाजपा का विरोध किया है,
सड़क पे लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए ये लड़ाइयां हमने नहीं लड़ी हैं। हम किसानों के लिए लड़ रहे हैं। और बिल्कुल उन्होंने जोरदार जींद में मीटिंग हुई है 2-3 दिन पहले कि हम कांग्रेस के समर्थक नहीं हैं, हमें किसानों के हकों से मतलब है, कांग्रेस जीते हारे हमें कोई मतलब नहीं है। तो जो कांग्रेसी लोग हैं इनकी तो एक रवैया ये बन गया कि लोग भाजपा से तंग हैं तो हमारी तरफ तो उनको आना ही पड़ेगा। नहीं, और विकल्प भी हैं हरियाणा के अंदर और पार्टियां भी हैं। चलिए ठीक है, ये विकल्प काम करेगा नहीं करेगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। अनुजी रोक रही हूँ आपको क्योंकि और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए। सुखविंदर जी आवाज पहुंच पा रही है? सुखविंदर जी तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। सुखविंदर जी आप सुन पा रहे हैं? देखिए सुखविंदर जी पहले सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप अनुजी के सवालों का जवाब भी दीजिएगा और जो वैशाली जी ने कहा था वो भी दीजिएगा। देखिए मेन सवाल यहाँ पर ये है कि आपने जो मुद्दा उठाया था कि हम देखते हैं विकास कुछ हुआ होगा तभी न देखेंगे, लेकिन उनका कहना बीजेपी वालों का कि देखिए बीजेपी ने एक चीज नहीं किया है, जो आपके नेताओं के ऊपर लगातार छापेमारी हो रही है, जो पैसे की बरामदगी हो रही है, करोड़ों रुपए मिल रहा है, वो बीजेपी नहीं कर सकती। उसके अलावा जितने भी विकास के काम है वो सब हम कर रहे हैं। कविता जी देखिए, बीजेपी सरकार, ये बीजेपी की सरकार के अंदर ही होता है कि पहले ईडी और सीबीआई इनकी छापे मारती है, पहले लोगों से पैसा मिलता है जिस तरीके से अजीत पवार जी के यहाँ से मिला। देखिए पहले इन नेताओं के पास से ये पैसा इकट्ठा करते हैं, किस तरीके से इनकी ईडी सीबीआई पैसे निकालती है, फिर ये उन्हीं को क्लीन चिट दे देते हैं। अभी इन्होंने अजीत पवार जी को क्लीन चिट दी जिस तरीके से, तो ये सीबीआई का और ईडी का जो खेल है ये सभी लोग जान गए हैं कि ये बीजेपी सरकार नहीं, पैसा इकट्ठा है ना, पैसा इकट्ठा है तभी तो निकल रहा है छापेमारी में, हरियाणा में नहीं निकला अभी। जी पैसा इकट्ठा नहीं है, ये सब बीजेपी की एक चाल है। कुछ नेताओं को जबरदस्ती उनके ऊपर केस बनाकर उनको अपनी पार्टी के अंदर लेके जाना, उनके ऊपर पहले केस बनाने, ईडी सीबीआई उनके पीछे लगानी, जब उनको अपने चंगुल में फंसा लेना, फिर कुछ नेताओं को। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो छापेमारी मशीनें कम पड़ जाती है, मशीनें मंगवाई जाती है पैसा निकालने के लिए, वो भी ईडी की कोई चाल है? वो बिल्कुल चाल है, ईडी की चाल है। तो वो पैसा कांग्रेस के नेताओं का नहीं होता? वो पैसा कांग्रेस के नेताओं का नहीं होता? सुखविंदर जी इतना जवाब दे दीजिए, क्या वो पैसा कांग्रेस के नेताओं का नहीं होता? सुखविंदर जी मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अजी मेरी देखिए कविता जी, क्या है कि अगर कांग्रेस नेताओं का पैसा है तो फिर क्लीन चिट क्यों मिले? ये वही नेता जो कांग्रेस के हैं जब बीजेपी में जाते हैं उनको फिर क्लीन चिट कैसे मिल जाती है? अगर वो दोषी है तो दोषी होना चाहिए। वही आपके सामने है नवीन जिंदल, पहले कोला घोटाले में नरेंद्र मोदी ने खुद चीख के कहा ये तो कोला घोटाला है, कोले के अंदर मुंह काला है। अभी वही नवीन जिंदल इनका सांसद बन गया, उनको इनके पास ऐसी वॉशिंग मशीन है, जो नेता पहले दागदार होते हैं इनके पास आके साफ हो जाते हैं। तो फिर क्या आप इशारा कर रहे हैं कि रावदान सिंह भी कुछ दिनों बाद वहां पहुंच जाएंगे? क्या आप इशारा कर रहे हैं रावदान सिंह और वो जो उनके पास छापेमारी हुई थी वो भी कुछ दिनों बाद बीजेपी में चले जाएंगे? असल कविता जी, असल वजह क्या है, बीजेपी के पास नेता ही नहीं है। बीजेपी के पास जितने नेता हैं वो 70% नेता वो हैं जो कांग्रेस से आए हैं। और इनेलो का तो आपको पता है, इनेलो का तो वजूद ही खत्म हो गया। इनेलो तो बी पार्टी है बीजेपी की। तो जब इनेलो ने जहां पे इलेक्शन लड़ा, इनेलो ने बीजेपी को साथ दिया। अभी हरियाणा के अंदर सिर्फ मात्र एक बीजेपी पार्टी है जो कांग्रेस के सामने कुछ थोड़ा बहुत अटक सकती है, अदरवाइज और पार्टी का तो कोई वजूद रहा नहीं। जेजेपी का आपने देख लिया, इनेलो का आपने सभी लोगों ने चेहरा दिखा दिया। इनको लोकसभा चुनाव इनको जो ये अपनी जमानत तक पहुंचा नहीं सके, इनके कैंडिडेट ही नहीं मिले। अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव में आपने देख लेना इनको ना कैंडिडेट मिलेंगे ना इनके कैंडिडेट की जमानत। वो तो कह रहे थे कि आपने उनको गठबंधन में लिया होता तो बढ़िया से आप 10 सीटें जीत जाते। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बीजेपी की एबीसीडी जितनी पार्टी चाहे आए, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मजबूत है। और मैं वैशाली जी के पास जाऊंगी, ठीक है सुखविंदर जी, मैं लौटूंगी आपके पास। 5 सीट लेके कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। और ये जो ईडी सीबीआई का खेल इन्होंने खेला,
आने वाला वक्त बताएगा कि ये किस तरीके से व्यास में इनको वापस हो सकता है। अनु जी, छोटा सा जवाब, उसके बाद वैशाली जी आपके पास आऊंगी, छोटा सा जवाब दीजिएगा। जी ज्योति जी, मैंने बहुत बार कांग्रेसियों के मुंह से सुना है, हालांकि मैंने जवाब भी दिया समय समय पे, लेकिन इनका एक पेट डायलॉग है कि इनेलो तो वोट काटेगी, बिल्कुल काटेगी और तुम्हारा सत्यानाश करेगी। क्यों दया करें हम कांग्रेस पे? क्या लगती है कांग्रेस हमारी? रवैया क्या है कांग्रेस का? एरोगेंस इतना है कांग्रेस के अंदर कि हम तो अकेले लड़ेंगे, हम तो अकेले लड़ेंगे, किरण को भी बाहर निकाल दो, दूसरी जो इनकी कोई नेता है उसको भी मत टिकने दो। अगर इतना ही एरोगेंस रखोगे ना तो डूबोगे, डेफिनेटली डूबोगे। मैं बहुत स्पष्टता से कहती हूं कि बिल्कुल लोकसभा चुनाव से पहले जो विपक्ष का अलायंस हुआ था, हम बिल्कुल सहमत थे कि हम उस गठबंधन में जाएंगे अगर बात देश के अंदर जो तानाशाही चल रही है उसके विरोध की है तो। लेकिन इनका एरोगेंस था कि ना, हम तो लोकदल को साथ नहीं लेंगे, हम तो अकेले ही सक्षम हैं, तो अब रो क्यों रहे हो कि हमारी तो सीटें और ज्यादा आ सकती थी। अगर हम वोट काटने वाले ही हैं तो रो क्यों रहे हो? आपको जब जरूरत होती है तब आप लोकदल पे ब्लेम कर देते हो और फिर आपको मतलब जिस तरीके से चाहो वैसे बोल लोगे और हम चुपचाप सुन लेंगे। आपका बार बार ये कहना कि इनेलो वोट काट देगी, बिल्कुल काट देगी। क्यों दया करे कांग्रेस पे? क्या भाईचारा है कांग्रेस के साथ? कांग्रेस अपने रवैया देखे, अपना अहंकार त्यागे, और नहीं त्यागेगी तो सत्यानाश होगा, बिल्कुल होगा। हमें बार बार कह दिया जाता है कि भाजपा की भी टीम है। अरे आम आदमी पार्टी की टीम तो तुम खुद हो। आम आदमी पार्टी को हरियाणा में लेके आए थे, क्यों लेके आए हरियाणा में? वही आम आदमी पार्टी जिसने कांग्रेस, अब उसने हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से उसने भी मना कर दिया। उसने कहा कि वो स्वतंत्र रूप से सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये जो केजरीवाल की भी टीम है, वो केजरीवाल जिसने दिल्ली के अंदर कांग्रेस का सत्यानाश किया, पंजाब के अंदर कांग्रेस का सत्यानाश किया, उसकी भी टीम ये खुद बने हुए हैं। ये बताएंगे कि हम किसकी भी टीम है? ये है कौन? अपने चलिए ठीक है अनु जी लौटूंगी, समय की पाबंदी है। वैशाली जी, देखिए, आपने जो ईडी वाले मसले पे कहा कि हमारे यहाँ बीजेपी के नेता ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उनका कहना है कि जो पैसा मिल रहा है वो भी ईडी का षड्यंत्र है। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि पैसा उनका है या नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं समझ पाई, क्योंकि उन्होंने तोड़ मरोड़ के ये कहा कि बस साजिश है। अब एक बात बताएं, ये तो कुछ भी कहेंगे, ऐसा कभी होता है? आप बताएं, किसी और के घर में इतना पैसा, इतने कागज, जमीनों के जो कागज हैं वो तो इन्हीं के नाम है, रजिस्ट्रियां तो इन्हीं के नाम है। अब ये इतनी कैसी बातें करते हैं, बेतुकी बातें हैं। ये जो रजिस्ट्री पे साइन हो रखे हैं, नाम हो रखे हैं, वो तो उन्हीं के हैं। वो तो जो दानवीर है उनके बेटे के हैं, उनके हैं, तो किसी और का कैसे हो जाएगा? कोई और कैसे कागज उनके घर में इंस्टॉल कर देगा? तो कैसे रख देगा? आप बताएं। ये तो बिना मतलब की बातें हैं, इससे तो कुछ पता ही नहीं चलता। अब आप देख लीजिए कि इनको कुछ भी कहना है, कुछ भी बीजेपी के बारे में कुछ भी कहना है, इससे साफ जाहिर हो जाता है। अच्छा, 85 पार का जो कॉन्फिडेंस इनका है कांग्रेस वालों का इस बार, इस पर क्या कहेंगी? इनका कॉन्फिडेंस आप देख लीजिए ना, ये तो जनता को डिसाइड करना है कि किस तरह से इनके विधायक, एक सिर्फ विधायक के घर में इतने इतने पैसे मिल जाते हैं, इतनी इतनी कागज, इतनी धन संपत्ति मिल जाती है। अब ये जनता को डिसाइड करना है कि जनता को उसको वोट देनी है जो जनता का हित चाहती है एक्चुअल में, या उनको वोट देनी है जो उनको ही लूट कर खाना चाहती है, उनकी संपत्ति को अपने नाम करवाना चाहती है, उनको डरा धमकाकर इस देश से भी बाहर करना चाहती है। तो उनको देखना है कि कौन सी पार्टी उनके हित की है। ये तो जनता को ही देखना पड़ेगा। कुछ समय के लिए गलतियां हो सकती हैं, लेकिन अब वो दौर नहीं है कि गलतियों की गुंजाइश हो जाए या गलतियों की सुधार हो जाए। जनता को सीधा सीधा मेरी निवेदन भी है आपके चैनल के माध्यम से कि प्लीज जनता को समझने की आवश्यकता है कि आगे आने वाला भविष्य अपना जनता क्या देखना चाहती है, अपने बच्चों का भविष्य क्या देखना चाहती है, वो किस तरह के माहौल में, उड़दंग के माहौल में, इस तरह से भ्रष्टाचार के माहौल में अपने बच्चों की परवरिश करना चाहती है, या सही तरीके से अपनी संस्कृति को जो जीवित रख रहा है, अपनी संस्कृति को, अपनी सनातन धर्म को जो आगे बढ़ा रहा है, उसके साथ अपने आगे आने वाले भविष्य की परवरिश करना चाहती है। तो ये तो जनता को एक बार इस पर सोचने की आवश्यकता होगी, और मेरा निवेदन है कि जनता जरूर सोचे। रही बात अन्नू जी की, अन्नू जी ने कहा कि क्या मनोहर लाल जी ने खंडर दान कर दिया तो उससे क्या हो गया है। मैं ये बताती हूँ मैडम, ये वो देश है जहां पर सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है,
एंकर को भी पता है, जनता प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि उसको मरना है और मरने के बाद उसको 4 आदमियों को लेकर जाके इसको अग्निदाह हो जाना है, शरीर का मिट्टी हो जाना है। लेकिन उसके बाद भी वो पूरा जीवन इस संपत्ति को जोड़ते चला जाता है, झूठ कपट की से कर करके पैसा जोड़ते चला जाता है। आप ये कह रही हैं उनकी पेंशन बन गई, लेकिन आप भी विरोधी होकर भी ये नहीं बोल सकती कि उन पर कोई आरोप है, उन्होंने किसी की संपत्ति जब्त की है, किसी के कागज अपने नाम करवाए हैं, कोई भ्रष्टाचार का आरोप उनके नाम है। आप कितनी ही सीआईडी लगा लें, कितने ही लोगों को उनके पीछे लगा लें, लेकिन एक भ्रष्टाचार का आरोप उनके खिलाफ आप निकाल नहीं सकती। मैं ये बैठ के इस चैनल के माध्यम पे कहती हूँ कि अगर मनोहर लाल जी के खिलाफ एक भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए तो मैं अपनी राजनीति से इस्तीफा दे दूंगी। ठीक है, रही बात ईमानदारी की, इस देश की जनता को देखना है कि उनको कैसा नेता चाहिए। ईमानदार चाहिए कि जनता को लूटने वाला चाहिए। ठीक है, तीसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप एस्ट्रोलॉजर नहीं है, फिर आप प्रवक्ता का पद छोड़ के एस्ट्रोलॉजर बन जाइए कि आप भविष्यवाणी कर रही हैं कि एक ही सीट आएगी और 2 ही सीट आएगी। पहले आप अपनी सीट संभालिए, अपने आप बताइए कि कितनी सीटें आपकी हैं, उसके बाद इस तरह के आरोप और इस तरह का आश्वासन जनता को दें। बस मैं आपसे ये निवेदन करूंगी कि 4 उंगलियां उठाने से पहले खुद को देखें। रही बात हमारे प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही कि कांग्रेस के जितने भी भ्रष्टाचार के आरोपी होते हैं वो बीजेपी में जाके मशीन में घुस जाते हैं। सही माहौल मिले ना और सही संरक्षण और लगाम करने वाला हो तो गुंडों और दरिंदों को भी सही रास्ते पे ले जाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी को सही रास्ता ही नहीं दिखाया जाएगा, किसी का अंकुश उन पर नहीं होगा, तो फिर तो मनमानी होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का अंकुश है सब पर। उन्होंने कहा था जब उन्होंने शपथ ली थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनके सामने कोई इस तरह की हिमाकत कर ही नहीं सकता। तो इसलिए वहां जो भी जाता है वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, ये सच्चाई है। चलिए, ये वॉशिंग मशीन वाला कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर दिया, ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं सुखविंदर जी से इसके बाद यही सवाल पूछने वाली थी। खैर अनु जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद आऊंगी सुखविंदर जी आपके पास। जी, मेरी बीजेपी की प्रवक्ता बहन ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा करने वाली सरकार चाहिए या नहीं चाहिए, और फिर इन्होंने खट्टर साहब का गुणगान किया कि खट्टर साहब अगर भ्रष्टाचारी निकलते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। तो मैं बहुत स्पष्टता से कहूं कि सनातन धर्म में सबसे बड़ा धर्म है घर परिवार का धर्म। बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, महाभारत हुई है परिवार के लिए, घर के लिए। ये छड़े मलंग जो पेंशन लेके जी रहे हैं, बिल्कुल इसके बाद एक बार सुन लीजिए। आपके समय पे नहीं बोला, इनकी पेंशन बंद की। एक ये खंडर दान करके मतलब वो उंगली कटा के शहीद हो रहे हैं क्या? इनकी ईमानदारी जो है ना, वो इनकी सेंटर में सरकार थी, राज्य में सरकार थी। जब सरकार बदलेगी ना तब पोल खुलेगी इनकी ईमानदारी की। हमने देखे हैं कैसे एचपीएससी के दफ्तरों में सूटकेस चले हैं। तो ईमानदारी के ढोल भी खुलेंगे मैडम। अभी एक बार राज बदलने दीजिए, उसके बाद ईमानदारी भी आगे आएगी। 50-50 लाख में तो पेपर बिकते हैं मेडिकल के, नीट के पेपर। बात ईमानदारी की करते हो, किस मुंह से बात करते हैं? दिल्ली से तो लिस्ट बन के आती है, हरियाणा के अंदर नौकरी किसकी लगेगी? आप अपने समय पे बोलिएगा, मैं नहीं बोलती बीच में, आप ही सुनिएगा। मैंने बहुत कुछ सुना है आपका। तो इनके जो हरियाणा के अंदर नौकरियां लगती हैं, लिस्ट दिल्ली से बन के आती है, हरियाणा के संघियों को चिपकाते हैं नौकरी पे। और नौकरी भी क्या, 15-15 हजार की कौशल रोजगार योजना, जो 1 महीने की न्यूनतम मजदूरी जिससे ज्यादा बन जाती है, वो तो ये तनख्वाह दे रहे हैं। और बात करते हैं हमने रोजगार दे दिए बिना खर्ची बिना पर्ची। 50-50 लाख में तो पेपर बिक रहे हैं। तो आपकी पोल खुलेगी, एक बार राज बदलने दीजिए। ये जो आप ईमानदारी का ढिंडोरा पीटते हैं। और इसमें मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगी, सीएम हो तो बात हो, ये तो सेंटर से कठपुतलियां बिठाते हैं। ऐसे बेवकूफ मोटी बुद्धि के लोग जो चुपचाप जो सेंटर से आदेश आते हैं वो करते रहें। जो यस मैन चाहिए इनको, संघ के जो लोग हैं उनमें से एक छांट लेते हैं, घर परिवार होते नहीं, उनमें से एक को बिठा दो जो सेंटर की हाँ में हाँ मिलाता रहे। वरना शर्म आनी चाहिए। ये क्या बात करते हैं? अपने नागरिकों के ऊपर इन्होंने आंसू गैस के गोले फेंके, बम फेंके। अभी थोड़े दिन की बात है, ड्रोन से हमले कर रहे थे अपने नागरिकों पे। ये बात करते हैं, इनको बोलते हुए भी शर्म नहीं आती क्या भाजपा वालों को? ऐसे नालायक लोग हरियाणा के अंदर राज्य के अंदर आए। ये हरियाणा के लिए एक दुखद घटना थी, हो चुका। 10 साल इनको भुगत लिया जनता ने। लोकसभा चुनाव में तो दिखा दिया है कि कितना पसंद कर रहे हैं भाजपा को हरियाणा वाले। विधानसभा में भी दिखा देंगे। चलिए ठीक है, छोटा सा जवाब मैं वैशाली जी से ले रही हूँ, लौटूंगी अनु जी। वैशाली जी छोटा सा जवाब दे रही हूँ, उसके बाद से
वैशाली जी छोटा सा रिएक्शन दीजिए, सुखविंदर जी इंतजार कर रहे हैं। ये कहना चाहूंगी कि जो भी कह रही थी ये सिर्फ अपने बारे में बता रही थी, बार बार मैं इनको इसलिए टोक रही थी कि भाजपा के बारे में बताएं, ऐसे बिना मतलब की बातें, अपने ही बातें बताई जा रही हैं, अपनी ही बातें बताई जा रही हैं, अपने विषय में नहीं बताना मैडम, भाजपा की नीतियों के बारे में बताना है बस। चलिए ठीक है, सुखविंदर जी आवाज पहुंच पा रही है? जी सुखविंदर जी, क्या वाकई कांग्रेस को लगता है कि जो वो हिसाब मांगने चली है 10 सालों का, हरियाणा मांगे हिसाब, वो उससे जवाब मिल रहा है, वो बीजेपी की प्रगति रैली को बीट कर पाएगी या अन्य जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन सभी को बीट करते हुए हरियाणा में फतह हासिल कर पाएगी? क्या वाकई कारगर लगती है आपको ये यात्रा? देखिए कविता जी, क्या है कि बीजेपी सरकार हमारे सामने कहीं नहीं, ना बीजेपी की यात्रा, ना बीजेपी की जो भी बीजेपी स्कीम लेके आ रही है, जो भी बीजेपी ने अपनी पार्टी के लिए प्रोग्राम चलाए, सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन हमारे सामने पब्लिक ने इनको निकाल दिया है। जैसे मुझे याद है कि बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि लोग गलती एक बार कर सकते हैं, मैं इनकी बात से एग्री हूं कि लोगों ने गलती की, 2014 में लोगों से गलती हुई, उन्होंने बीजेपी को चुन लिया, वो गलती सुधार रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार, अब 19 में क्या हुआ? 14 में गलती हुई तो 19 में क्या हुआ? 14 में अगर गलती हुई लोगों से तो 19 में क्या हुआ? तो मैं वही कह रहा हूँ ना, 14 में लोगों से गलती हुई तो लोगों ने 2024 में सुधार लिया, लोगों ने 5 सीट कांग्रेस को दी यहाँ पे लोकसभा के अंदर। अभी कांग्रेस जो मात्र 55 सीट, पहले ये 330 सीट लेके 315 सीट लेके बैठे थे, आज इनके पास मात्र 240 सीट रह गई और कांग्रेस 99 सीट लेके डबल सीट लेगी। और अभी आने वाला कल जो है कि ये सभी जानते हैं कि बीजेपी जा चुकी है, बीजेपी लोगों ने जो गलती की उसको सुधार लिया। बीजेपी ने कहीं ना ये लोगों की हितैषी पार्टी है, ये सिर्फ दो लोगों के पास देश को बेचना चाहती है। आज जितने आपको एयरपोर्ट मिलेंगे, अडानी अंबानी, जितने रेलवे स्टेशन मिलेंगे वो भी रिलायंस ग्रुप के या अडानी अंबानी के होंगे। तो इन्होंने देश को इस तरीके से बांट दिया। लेकिन सुखविंदर जी, यही आरोप कांग्रेस पर भी लगता है हरियाणा में। वो कहते हैं कि पिता पुत्र की पार्टी बनाने में तुले हुए हैं हुड्डा साहब इस पार्टी को। देखिए कांग्रेस के टाइम में आप मुझे एक भी दिखाइए कि कब एयरपोर्ट, कौन सा एयरपोर्ट कांग्रेस सरकार ने किसी कंपनी को या किसी को लीज पे दिया है। इन्होंने तो इतने सालों के लिए लीज पे दे दिए एयरपोर्ट हमारे, जो सदियों से देखिए हमारे देश के ऊपर 68 साल के अंदर मात्र 55,000 करोड़ कर्ज था। आज बीजेपी सरकार ने 10 साल के अंदर 4.5 लाख 4.25 लाख करोड़ कर्ज कर दिया। तो बीजेपी सरकार ने सभी चीजें बेचने का कार्य किया, नौकरियां इन्होंने बंद कर दी और पब्लिक किस तरीके से देखिए त्राही नीची की परमानेंट नौकरियां बंद कर दी। अग्निवीर योजना लिए, जो आर्मी के जवान हमारे देश की रक्षा करते थे, उनको ये कुछ नहीं देते, उनको 4 साल की मात्र नौकरी देती है। एक साइड ये मजे लूटते हैं कुछ की। देखिए मैं तो ये चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, हम काला धन लेके आएंगे। काला धन कहाँ गया? आज बीजेपी सरकार के अंदर 4 गुना ज्यादा ब्लैक मनी बाहर हो गई, तो वो कहाँ से आई? और ये बीजेपी की सरकार थी, ये तो कहते थे हम काला धन बाहर से वापस लेके आएंगे। नोटबंदी की इन्होंने, पब्लिक को मार दिया। नोटबंदी में मिला क्या? चलिए ठीक है, ये तो आप बीजेपी की कमियां गिना रहे हैं जो कांग्रेस हमेशा गिनाती है। एक चीज मुझे और बता दीजिए। देखिए 500 करोड़ रुपया इन्होंने कोविडशील्ड से लिया, लेकिन लोगों को मारने के कितने लोग उस मेडिसिन से मरे? ठीक है, समझ गए ये सब बातों। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, और मैं समझ गई आपके सारे आरोपों को जो भी आप बीजेपी पर लगा रहे हैं, जो भी आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप कहते हैं कि 85 पार जाएंगे और आपके बड़े नेता कहते हैं इस बार तो 70 पार जाएंगे, 75 पार जाएंगे। लेकिन क्या आपको सच में नहीं लगता कि जो पार्टी आपके साथ गठबंधन में थी, आम आदमी पार्टी, आज वो भी सभी सीटों पर लड़ने का ऐलान अब कर चुकी है? उधर किसान संगठन कहते हैं कि हम सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे, क्षेत्रीय दलों ने गठबंधन बना लिया है, बीजेपी उधर मजबूती से खड़ी है, तो तब भी आपको लगता है कि आप 80-85 पार पहुंच जाएंगे? देखिए चुनौतियां नहीं बढ़ रही आपके लिए? हमारा आम आदमी पार्टी के साथ ओनली लोकसभा के अंदर गठबंधन था, विधानसभा के अंदर नहीं, चुनौती नहीं लगती है, चुनौती नहीं लगती है। हमारा गठबंधन कहा कि विधानसभा के अंदर। दूसरा, हमारे किसी किसान नेता के साथ ना हमने कभी गठबंधन किया, ना आगे करेंगे। हमारी पार्टी को गठबंधन करने की उन लोगों को जरूरत होती है जिसका वजूद खत्म हो रहा होता है। हमारी पार्टी मजबूत है, हमें गठबंधन करने की जरूरत नहीं। आज हम मजबूत है, ये देश की जरूरत थी। जब हमने लोकसभा चुनाव के अंदर
गठबंधन किया, ये देश की जरूरत थी, देश की जरूरत के लिए हमने गठबंधन किया। अदरवाइज हम इतने सक्षम हैं कि हमारी पार्टी इतने साल पुरानी 130 या 35 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है, तो हमें गठबंधन करने की जरूरत नहीं। हम तो अपने बलबूते की सरकार बना सकते हैं। आगे देखिए, जब भी अभी बीजेपी सरकार ज्यादा समय चलने वाली नहीं, हमें साल के महीने के अंदर दोबारा से हमारे देश के अंदर चुनाव होंगे और आप देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी अकेले दम पे सरकार बनाएगी। जो बीजेपी की एक ही पार्टी है, ये पहले खत्म हो चुकी है, इनका जीत तो पहले से खत्म हो चुका है। आज सभी लोगों की अगर कुछ पसंद है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। देखिए, विधानसभा चुनाव पहले लोकसभा चुनाव के अंदर ठीक है सुखविंदर जी, समय की थोड़ा सा पाबंदी है। कांग्रेस पार्टी को चुना, आगे विधानसभा चुनाव के अंदर भी लोग कांग्रेस पार्टी को ही चुनने जा रहे हैं। ठीक है, देखने वाली बात होगी। अनु जी कुछ कहना चाह रही है। अनु जी, मैंने अभी सुना मेरे भाई को और मैं हैरान हूं कि इन्होंने सीधा सीधा नकार दिया है कि आपने कहा कि किसानों की मीटिंग हो रही है, वो अपना कैंडिडेट उतारने की बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी को भी आपने अलग कर दिया है और ये कह रहे हैं कि हम अकेले ही सक्षम हैं। माने इनको ना तो किसानों की जरूरत है, ना मजदूरों की जरूरत है, ना व्यापारियों की जरूरत है। मैं वही तो कह रही हूँ ना, इतना अहंकार। और ये कह रहे थे कि विधानसभा में हम अकेले काफी हैं, लोकसभा में हमने गठबंधन किया था, हम मजबूत हैं अब विधानसभा में। यानी लोकसभा में आप कमजोरी मान रहे थे कि आपकी जो हाईकमान है वो नालायक है, हरियाणा के अंदर आप लोग मजबूत हैं। मतलब मैं हैरान हूं, आप अपनी पार्टी के हाईकमान पे ही एक तरीके से सवाल उठा रहे हैं कि जब बात लोकसभा की थी, सेंटर में लड़ने की थी, तब कमजोरी थी, तब आपको और पार्टियों की जरूरत थी, लेकिन आज नहीं है। तो मतलब ये तो सीधा सीधा हाईकमान पे ही शक जताया जा रहा है। और मैं ये कहूंगी कि यही तो कांग्रेस का एरोगेंस है कि इनको ना किसान संगठनों की जरूरत है, ना किसी और पार्टी की जरूरत है। तो मैं तो जनता से निवेदन करूंगी कि ये जो रवैया कांग्रेस का है, इस कांग्रेस को जवाब देने का काम करें। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, मैं कहूंगी पार्टी के अंदर जो चल रहा है वो भी जनता देख रही है। जिस तरीके से एक गुट लगातार हावी पार्टी के ऊपर हो रहा है, हालांकि ये इनका आंतरिक मामला है, मैं तो कहूंगी कि कर दो सत्यानाश अपनी पार्टी का, लेकिन जनता देखे किस तरीके से और लोगों को दरकिनार किया जा रहा है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है कि तुम्हें सत्ता के आसपास नहीं आने देंगे। तो जो दूसरे गुट हैं उनका भी आत्मसम्मान है। मैं उनको इनवाइट करूंगी कि आप इनेलो और बसपा के गठबंधन के साथ जुड़िए, इनेलो बसपा गठबंधन को मजबूती दीजिए ताकि हम भाजपा के कुशासन और कांग्रेस के अहंकार को वोट के चोट से जवाब दे सकें। या फिर सभी पार्टियों के द्वारा, चाहे बीजेपी की बात कर ले, चाहे इनेलो वाली भी है, अनुसुरा जी भी अभी कह रही थी, और पार्टियां भी जब होती है वो भी यही कहती हैं कि हुड्डा साहब केंद्रित पार्टी हो गई है, हुड्डा साहब केंद्रित पार्टी हो गई है। तमाम तरीके के सवाल उन पर उठते हैं। कहा जाता है कि वो अपने बेटे को सीएम बनाने के चक्कर में है, इसीलिए जो है रणदीप सुरजेवाला को किनारे किया जाता है, चाहे शैलजा को किनारे किया जाता है, और किरण चौधरी जी मजबूरन बीजेपी में शामिल हो गई। तो इन सब चीजों से कैसे टैकल करेंगे आप, क्योंकि चुनाव नजदीक है और ये सवाल सब उठेंगे। जी आप मुझसे पूछ रही हैं? जी, आप ही से पूछ रही हूँ मैं। ये जो बार बार सवाल उठते हैं हुड्डा साहब पे कि वो उन पर केंद्रित हो गई है पूरी पार्टी, और सभी पार्टियां सवाल उठाती हैं। वो कहते हैं कि चाहे सुरजेवाला हो, रणदीप सुरजेवाला हो, उनको भी किनारे कर दिया गया। उधर शैलजा जी आपकी यात्रा में नहीं पहुंच रही है, जो अभियान आपका चल रहा है। देखिए, आपको शायद बताऊं, हमारी पार्टी नेशनल पार्टी, खड़गे जी हमारे पार्टी के प्रदेश नहीं, हरियाणा में उन पर केंद्रित बताया जाता है ना, कहा जाता है कि उन पर केंद्रित हो गई है हरियाणा पार्टी। हुड्डा जी हमारे सीएलपी लीडर हैं और शैलजा जी हमारी पूर्व एचपीसीसी प्रेसिडेंट है। तो सभी लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं, कोई ऐसा ही नहीं। हरियाणा में देखिए कई आरोप लगते हैं, कई सवाल उठाए जाते हैं। कहा जाता है कि हुड्डा साहब शैलजा जी को नहीं इन्वॉल्व करना चाहते हैं, चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो, वहां पर भी किनारे करने की कोशिश की गई, मजबूरन किरण जी को पार्टी छोड़ के जाना पड़ा। इस तरीके के आरोप लगते हैं हरियाणा में बेसिकली। जो जा चुके हैं, देखिए जो जा चुके हैं उनके बारे में बात करना ठीक नहीं रहेगा। मैं उसको टिप्पणी नहीं करना चाहता था। मेरा ये कहना है कि नहीं, लेकिन जवाब तो आप ही से मांगा जाएगा ना, आप टिप्पणी करें ना करें, जवाब तो आप ही से मांगा जाएगा, क्योंकि सवाल आपकी पार्टी के ऊपर उठ रहे हैं। हमारी पार्टी सक्षम है, हमारे नेता सक्षम है,
हमारी सरकार आ रही है, मैं इतना कहना चाहता हूँ। सुखविंदर जी, ये तो फिर घुमा के जवाब हो गया। खैर रोकूंगी, समय की पाबंदी है। ठीक है, मैं समझ गई, आप नहीं बोलेंगे सीधे सीधे। वैशाली जी, एक फाइनल कमेंट दे दीजिए। देखिए, ये बात से मैं अन्नू जी की बात से सहमत हूँ कि इनका अहंकार ही इन्हें ले डूबेगा। अपने ही कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते, कभी मजबूरन इनके कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने जब बीजेपी, जब कांग्रेस थी भी नहीं, तब से इनके साथ खड़े हुए हैं शुरुआत से, और हर समय में इनके साथ खड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं का भी सम्मान नहीं करते। इसलिए इनके खुद के कैंडिडेट छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करते हैं और फिर उन्हीं पर आरोप लगाते हैं कि ये बीजेपी में जा रहे हैं। जब सम्मान नहीं मिलेगा तब दूसरी पार्टी तो ज्वाइन करेंगे ही। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरे देश में जो अन्य पार्टी भी है उनके कार्यकर्ताओं का भी सम्मान करती है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि बीजेपी जो है वो देश, सनातन धर्म और प्रत्येक जनता, प्रत्येक नागरिक के लिए सही पार्टी। चलिए, ठीक है, ठीक है। और इसका असर क्या दिखेगा चुनाव में, आने वाले समय की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पार्टियों की जो कोशिशें हैं वो और बढ़ने लगी है। एक तरफ चुनाव में बैठकें चल रही हैं चुनाव को लेकर के, दूसरी तरफ अभियान और रैलियां भी जो है सरगर्मी के हिसाब से चल रही हैं। लगातार लोगों को लुभाने का प्रयास हो रहा है। एक तरफ चुनावी घोषणाएं, इसको विपक्ष कह रहा है, तो वही बीजेपी का कहना है कि इससे विकास किया जा रहा है। फिलहाल के आज के मसले में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।